इज ऑटोमन एम्पायर कमिंग बैक? क्या सल्तनत उस्मानिया सच में वापस आ रही है? ये वो सवाल है कि जो साल 2024 के जाते जाते और 2025 के शुरू होते होते वेस्टर्न मीडिया में खूब पूछा जा रहा है। पूछा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इसके पीछे तो एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली वजह भी है। एक ऐसी वजह कि जो दुनिया को अचानक से नजर आई है। अब आप कहेंगे वो क्या वजह है, तो जरा पहले दुनिया के इस नक्शे को देखिए। नक्शे में नजर आने वाले ये सारे वो देश हैं, वो सारी कंट्रीज हैं कि जिनको पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद टर्की या तो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुका है, अपने पंजों के नीचे दबा चुका है, या फिर आधी तरीके से कंट्रोल में ले चुका है, या कहीं ना कहीं बहुत जल्द कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि टर्की ने ये सारा ही काम बड़ी ही खामोशी के साथ किया है, मतलब बिना किसी क्लेम के, जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि रजब तैयब एर्दोगान, वो जब से ही राजनीति में आए हैं, शुरू से ही देश के अंदर भी और देश के बाहर भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर का ख्वाब देखते हैं, मतलब उसको रिवाइव करने की, उसको जिंदा करने की कोशिशें करना चाहते हैं और उस नए सेकुलर मॉडर्न टर्की को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जिसकी बुनियाद किसी दौर में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रखी थी। अब टर्की ने इतने सारे देशों पर कंट्रोल किस तरीके से हासिल किया है, वो क्या करना चाहता है, उसके फ्यूचर में ख्वाब क्या हैं, और भला रजब तैयब एर्दोगान के विरोधी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम तो देख रहे हैं कि टर्की का मैप बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा वो शुरू से हुआ करता था। इन सारे ही सवालों के जवाब आपको दिए जाएं, उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? आप सभी लोगों का सिर्फ एक ही जवाब होगा और वो जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर का जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो भी आज के दौर में ना तो किसी इलाके में जाकर डायरेक्ट उसको फतह करता है, उसको कॉन्कर करता है, और न ही अपनी सीमाओं को, मतलब के बॉर्डर्स को बढ़ाता है, मगर उसके बावजूद भी दुनिया के गिने चुने इलाके ही हैं कि जहां पर उसका राज ना चलता हो, वो जो भी चाहता है किसी न किसी तरीके से वो करके मानता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भले ही वो रिवायती अंदाज में किसी इलाके पर जाकर कब्जा ना करता हो, लेकिन उसकी बजाय वो IMF का इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए से दुनिया के गरीब या कमज़ोर मुल्कों को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है और वो फाइनेंशियली मजबूर हो जाते हैं। या फिर एक ऐसी कैंपेन शुरू कर दी जाती है कि जिससे किसी मुल्क में रिजीम ही चेंज हो जाती है और उसी देश के अपने मनपसंद लोगों को बैठा दिया जाता है, जिससे होता ये है कि हुकूमत की गद्दी पर तो लोकल लोग ही बैठे होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अमेरिका के पास होता है। और फिर बाद में उसी देश की बिल्कुल एक छोटी सी जमीन पर अमेरिका अपना एक मिलिट्री अड्डा बना देता है, और बस मिलिट्री अड्डा बन गया तो मानो पूरे देश पर ही कब्जा हो गया। इसी नए अंदाज को फॉलो करते करते ही आज लगभग 70 से ज्यादा देशों में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जो उसको दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर बनाते हैं। अब क्योंकि इस नए दौर में सल्तनतें कायम करने का और दुनिया के ऊपर राज करने का तरीका ही यही है, तो इसीलिए जब टर्की में भी रजब तैयब एर्दोगान नाम के उस लीडर की एंट्री हुई कि जिसका ख्वाब ही सल्तनत उस्मानिया की विरासत को वापस लाना था, तो टर्की ने भी फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी रास्ते पर ही चलना शुरू कर दिया। थोड़ा बदलाव यही था कि क्योंकि अमेरिका की तरह टर्की फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इस चीज का तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकता है। इसके बदले में उसने मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस के साथ साथ सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया, जो पावर उसको अपनी रिच हिस्ट्री, मतलब कि सल्तनत उस्मानिया की वजह से ही मिली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कई सदियों तक मुस्लिम दुनिया पर राज किया है और मुस्लिम दुनिया का लीडर रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे ऐसे देशों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है कि जिनको टर्की किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड कर चुका है, या उनको मिलिट्री के जरिए से, या फिर पॉलिटिक्स के जरिए से, या फिर सॉफ्ट पावर के जरिए से अपने इन्फ्लुएंस में कर चुका है, जैसा कि नदन साइप्रस, सीरिया, इराक, कतर, लीबिया, अजरबैजान, अल्बानिया और कोसोवो जैसे यूरोपियन देश भी। इनमें से अजरबैजान, सोमालिया, सीरिया और लीबिया जैसे ये तो वो देश हैं कि जिनमें टर्की ने डायरेक्ट मिलिट्री का इस्तेमाल किया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट इन देशों में जंग में ही कूद गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर टर्की खुद तो स्ट्रांग हुआ ही,
اس کو इन सारे देशों से जुड़ी हुई चीज़ों का एक्सेस मिल गया। साथ ही इन देशों में रहने वाले लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई, जिससे उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ा। मिसाल के तौर पर अजरबैजान को ही देख लें तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में जब उसकी अर्मेनिया से जंग हुई थी, तो उस जंग में अजरबैजान ने जो बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह टर्की और टर्की के ड्रोन्स थे। नतीजा ये हुआ कि आज अजरबैजान टर्की पर इतना मेहरबान है कि मानो वो उसको अपने बड़े भाई की तरह देखता है और उसकी फॉरेन पॉलिसी पर टर्की का असर क्लियर नजर आता है। दूसरी तरफ अफ्रीका का एक गरीब सा देश सोमालिया के जिसके एक छोटे से टुकड़े पर एक नया देश मतलब कि सोमाली लैंड भी लगभग बनने ही जा रहा था और पीछे मौजूद इथियोपिया उसको खुलकर सपोर्ट कर रहा था। फिर मामला ये हुआ कि टर्की ने न सिर्फ सोमालिया को बैक किया बल्कि इतना स्ट्रांगली बैक किया कि इथियोपिया को बहुत जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि टर्की सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा है बल्कि अगर जंग हुई तो वो पूरी तरीके से कूद जाएगा, जिससे मजबूरी में इथियोपिया को सोमालिया के सामने ही झुकना पड़ गया। और दूसरी तरफ सोमालिया ने भी अपने आप को पूरी तरह से टर्की के ही हवाले कर दिया। हर देश की तरह सोमालिया का भी अपना जो कीमती पूरा समुद्री इलाका है वो मानो वो डील के तहत टर्की को ही दे चुका है। टर्की की नेवी मतलब के जल सेना वहां पर अपने पंजे गड़ा चुकी है और साथ ही टर्की ने भी सोमालिया से ये वादा कर रखा है कि वो उसकी उस नेवी मतलब के जल सेना को तैयार करके देगा कि जो अभी तक तो फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तो और सोमालिया का ये जो पूरा समुद्री इलाका है, इससे जो भी कमाई होती है, जिस तरीके से भी पैसा बनता है, आमदनी होती है, उसमें से 30% तो सिर्फ और सिर्फ टर्की को ही जाता है। अब अगर नजर डालें लीबिया पर तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल मुअम्मर गद्दाफी के चले जाने के बाद लीबिया लगातार सिविल वॉर का सामना करता रहा और आज के दौर में वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। उसमें से अब्दुल हमीद दुबैबा की वो हुकूमत कि जिसको यूएन भी रिकॉग्नाइज करता है, उसको टर्की का सपोर्ट हासिल है, जबकि इसके मुकाबले में खलीफा हफ्तार की हुकूमत को रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजिप्ट जैसे देशों का साथ हासिल है, बल्कि वो तो किसी दौर में पूरे लीबिया पर ही कंट्रोल हासिल करने जा रहा था। मगर आखिरी वक्त में टर्की के ड्रोन्स ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। लीबिया की इस जंग में टर्की को डायरेक्ट कूद जाने का इनाम ये मिला कि पहले तो उसको लीबिया के अंदर कदम जमाने का मौका मिला, जिससे वो दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा उसको न सिर्फ अफ्रीका में मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिला बल्कि उसकी जो मिलिट्री इकोनॉमी थी वो भी काफी बूस्ट हुई। 2019 में ग्रीस जैसे कुछ यूरोपियन देशों को उस वक्त बड़ा झटका लगा कि जब टर्की ने लीबिया के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी में अपना एक इकोनॉमिक जोन बनाया और उसको फिर डील के तहत टर्की के हवाले कर दिया गया। मतलब कि वहां से जो भी गैस तेल वगैरह निकलेगा वो टर्की के अंडर में आ गया। अब क्योंकि लीबिया के बड़े इलाके में रहने वाले आम लोगों का सपोर्ट तो टर्की पहले ही हासिल कर चुका था, इसीलिए अब जंग से उजड़े हुए लीबिया को दोबारा से आबाद करने का ठेका या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी टर्किश कंपनीज को ही मिलने लगा। रोड, स्कूल, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ केयर हो, सब कुछ टर्की के अंडर में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीबिया टर्की पर किस हद तक डिपेंड हो चुका है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टर्की कितनी मजबूती के साथ लीबिया के अंदर घुस चुका है। आगे बढ़ें और मिडिल ईस्ट पर नजर डालें तो सीरिया में अभी क्या हुआ है ये तो मुझको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। बस मोटे मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि सीरिया का जो फ्यूचर है वो लगभग टर्की के इशारों पर ही तय हुआ करेगा, क्योंकि जिन छोटे बड़े और कमजोर ग्रुप्स को टर्की लंबे वक्त से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था, अब वही सारे ग्रुप्स ही आगे बढ़कर सीरिया की गद्दी तक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए अब आगे क्या क्या होने जा रहा है ये इतना भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आधे साइप्रस पर भी टर्की का 1974 से ही कंट्रोल है। इसके अलावा इराक में भी इसका मिलिट्री बेस है, कतर में भी इसका मिलिट्री बेस है। बाकी टर्की के अलावा दुनिया में जो और भी 3-4 टर्किश कंट्रीज हैं, मतलब जहां पर तुर्क लोग रहते हैं, तो क्योंकि हिस्टोरिकली ये सब एक ही कबीले के हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं, तो इसीलिए इन सारे देशों की फॉरेन पॉलिसीज पर भी टर्की का गहरा असर दिखता है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे देश टर्की को अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि टर्की की लीडरशिप में इन 4-5 देशों की मीटिंग वगैरह भी होती रहती हैं। इसके अलावा अफ्रीका की भी जितनी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहां से पिछले 2-3 सालों से लगातार आपके पास एक एक करके इस तरह की खबरें आती रही हैं कि वहां से फ्रेंच ट्रूप्स को, मतलब कि जो फ्रांस की लंबे वक्त से आर्मी मौजूद थी, उसको निकाला गया है। वहां पर भी ये देखा गया है कि फ्रांस के चले जाने के बाद अगर किन्हीं और देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ 3 देश हैं।
ان میں سے ایک تو چائنا ہے کہ جو صرف اکنامیکلی اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے، جبکہ ملٹری کے لحاظ سے دو ہی دیش بچتے ہیں، پہلا تو رشیا ہے جبکہ دوسرا ترکی ہے۔ فی الحال دوستو اس پورے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔